दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विस क्राइसिस के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। स्विस कैनल जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, यहाँ से हर दिन लगभग 50 से भी ज्यादा शिप गुजरती है। स्विस कैनाल को बनाया गया था 1859 इजिप्ट पर एक इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है यूनिवर्सल स्विस कैनाल कंपनी, और इसकी कुल लंबाई है 193.3 किलोमीटर और ये शुरू होता है पोर्ट सैयद से लेके स्विस पोर्ट तक। इसे बनाने के पीछे जो कारण है वो है व्यापार के लिए एक इजी कम्युनिकेशन ट्रेड रूट बिल्ड किया जाए यूरोप और एशिया के बीच में। स्विस कैनाल दुनिया की एकमात्र सोर्स है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। इससे पहले यूरोप को एशिया के साथ अगर कम्युनिकेट करना होता तो अफ्रीका के सदर्न पार्ट केप ऑफ गुड होप को पार करना जरूरी था और ये जर्नी काफी ज्यादा लॉन्ग और कॉस्टली था। एक स्टडी के अनुसार हर साल लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा गुड्स ट्रांसफर किया जाता है इस कैनाल के थ्रू। तो जरा सोचिए, अगर इतनी इंपॉर्टेंट कैनाल के ऊपर कोई एक कंट्री अपना दावा ठोके तो बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 1956 में, जिसे आज हम स्विस क्राइसिस के बारे में जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस स्विस क्राइसिस के पीछे क्या कारण था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राणा चंदा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सब कुछ शुरू होता है पहले विश्व युद्ध के बाद, जब ग्रेट ब्रिटेन ने एक वफादार सरकार का गठन किया था इजिप्ट के अंदर, जो काफी हद तक ब्रिटेन की इशारों पे ही चलता था। पर बहुत जल्दी इसी सरकार के खिलाफ देश के अंदर आम लोगों के द्वारा एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू किया गया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद और भी बड़ा रूप ले लिया था। और इन 1952 में इजिप्ट के आर्मी जनरल मोहम्मद नेगिब के द्वारा इस सरकार को गिराया जाता है और वो खुद पावर को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। पर बहुत जल्दी नेगिब को भी हटाया जाता है और 1956 में गमाल अब्दुल नासिर को उसकी देश के लोगों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नासिर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। अब्दुल नासिर काफी ज्यादा राष्ट्रवादी सोच के नेता थे और उसके एम्बिशियस बहुत ज्यादा हाई थे, और उसके पॉलिसीज के वजह से इजिप्ट और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो रिश्ता था उस रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया था। तो चलिए जान लेते हैं उस पॉलिसीज को और उससे होने वाले उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नासिर्स कॉन्फ्लिक्ट विथ वेस्टर्न पावर्स। पहला कारण यह है कि 1936 में ग्रेट ब्रिटेन और इजिप्ट के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था और इस ट्रीटी के अनुसार स्विस कैनाल की सिक्योरिटी के लिए ग्रेट ब्रिटेन वहां पर अपने आर्मी डिप्लॉयड करने वाले थे और ये ट्रीटी 20 सालों के लिए था। और 1956 में जब ग्रेट ब्रिटेन इस ट्रीटी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे तब अब्दुल नासिर ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और इसके वजह से ग्रेट ब्रिटेन और इजिप्ट का रिश्ता खराब होना शुरू हो गया था। दूसरा कारण यह है कि अल्जीरिया जो फ्रांस के एक अफ्रीकन कॉलोनी थे, उस टाइम वहां पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था और इस मूवमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था अब्दुल नासिर, और इसी के वजह से अब फ्रांस भी इजिप्ट के ऊपर गुस्सा हो गए थे। तीसरा कारण यह है कि भले ही इजिप्ट को फॉरेन एड्स और वेपन्स वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे थे, पर इजिप्ट आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के साथ मजबूत कर रहे थे और इन्हीं कुछ पॉलिसीज की वजह से वेस्टर्न कंट्री और इजिप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वहां पर दरार आना शुरू हो गया था। द नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनाल। दोस्तों, नासिर की वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक था आसवान डैम, जिसे बनाने के बाद इजिप्ट के अंदर लगभग 8,60,000 हेक्टेयर लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा सकता था। इस डैम को पूरा करने के लिए लगभग $1,400 मिलियन का लोन इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से लेने की कोशिश किया था, पर बाद में ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए की दबाव की वजह से वर्ल्ड बैंक सिर्फ $70 मिलियन ही दे पाया था इजिप्ट को, जो काफी नहीं था इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसी वजह से नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज करने का ऑर्डर दे दिया था। स्विस कैनाल से जो भी रेवेन्यू आएगा उसी से ही डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा किया जाएगा। अब जैसे ही नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज करने का ऑर्डर दिया, तुरंत वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इजिप्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए। अब इसके पीछे क्या रीजंस है वो जान लेते हैं। स्विस कैनाल के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के लगभग 44% शेयर था। अब जैसे ही स्विस कैनाल को नेशनलाइज करने का ऑर्डर दिया गया तो ग्रेट ब्रिटेन को कई एक डर सताने लगा था कि कहीं उसके शेयर खतरे में ना आ जाए। तो इसीलिए इजिप्ट के खिलाफ अगर कोई बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहा था तो वो ग्रेट ब्रिटेन था। इन्वेजन ऑफ इजिप्ट। दोस्तों,
इजिप्ट के ऊपर जब प्रेशर बनाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के सारे डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जब फेल कर गए, तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के साथ मिलके एक सीक्रेट इन्वेजन प्लान तैयार किया था। इस प्लान के अनुसार इजराइल इजिप्ट के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट करेंगे और इसी वॉर में इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला के ऊपर इजराइल कब्जा करेंगे और इस वॉर को रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस एक अल्टीमेटम देंगे इजिप्ट और इजराइल को। बट एट द एंड इस अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा इजराइल के द्वारा और यही बहाना लेके ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इस वॉर में इन्वॉल्व होंगे ताकि इनडायरेक्टली इजिप्ट के ऊपर ये तीनों मिलके एक प्रेशर क्रिएट कर सके। और इसी प्लानिंग के अनुसार 29 अक्टूबर 1956 को ना सिर्फ इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया, बल्कि देखते ही देखते इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। और जब इजराइल ने उस पीस अल्टीमेटम को ठुकरा दिया और तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस रीजियोनल पीस के बहाना देते हुए उस वॉर में इन्वॉल्व हो गया। एंड ऑफ द वॉर एंड अमेरिकन इनिशिएटिव। हालांकि अमेरिका इस वॉर में पूरी तरीके से न्यूट्रल था। हालांकि उसे पता था कि अगर वो इजिप्ट के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो वो पूरे इस्लामिक कंट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस खो सकता था। इसलिए अमेरिका ने कभी भी बढ़ चढ़ के इजिप्ट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया था। बट यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के प्रेशर की वजह से 2 नवंबर 1956 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक सीज फायर हो जाता है और वॉर वहीं पर रुक जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशन ब्रिटेन और फ्रांस के थे कि इस युद्ध के माध्यम से ना सिर्फ स्विस कनाल को वापस इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, बल्कि इजिप्ट को भी एक अच्छा सबक मिलेगा, एट द एंड वो सारे एक्सपेक्टेशन बर्बाद हो गए और इसके भी कई रिपरकेशन ब्रिटेन और फ्रांस को चुकानी पड़ी। तो वो क्या क्या है, आइए जान लेते हैं। इंक्रीज इन नासिर्स डिग्निटी एंड स्टेटस। इस स्विस क्राइसिस में ना सिर्फ अब्दुल नासिर की पॉपुलैरिटी बढ़ी, बल्कि उसे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक सुप्रीम लीडर की तरह देखा जाने लगा और ये विक्ट्री एक तरीके से अरबिक नेशनलिज्म की तरह पोर्ट्रे किया गया था। अब्दुल नासिर को मॉडर्न सलाउद्दीन की तरह पोर्ट्रे किया गया था। लॉस्ट ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस इकोनॉमी। इस वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस हुआ था। ब्रिटेन को लगभग $400 मिलियन का घाटा हुआ था इस लड़ाई में। इस वॉर के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के जो एक दबदबा था मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो लगभग खत्म हो गया था। ना सिर्फ इस वॉर में ग्रेट ब्रिटेन को काफी ज्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस हुआ, बल्कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एडन को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था अपने ही देश के लोगों के द्वारा। और एट द एंड 9 जनवरी 1957 को उसने रिजाइन कर दिया था अपने ऑफिस से। तीसरा पॉइंट, एनिमिटी बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। इस वॉर ने एक चीज क्लियर कर दिया था, वो है कि एक दुश्मनी इजराइल और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के बीच जिसे इजिप्ट लीड करने वाला था, और वो दुश्मनी हम अरब और इजरायली वॉर में देखने वाले हैं। चौथा पॉइंट है कि बेनिफिट टू द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो शुरू से ही इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा था, अब इस वॉर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी इन्फ्लुएंस ना सिर्फ इजिप्ट के अंदर बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बढ़ना शुरू हो गया था और ये एक तरीके की कोल्ड वॉर का शुरुआत हो चुका था अरब वर्ल्ड में। तो ये था कुछ कारण। बट एट द एंड हम ये भी जान लेते हैं कि इस क्राइसिस में इंडिया का क्या पोजीशन था। आजादी के बाद से ही इंडिया हमेशा से ही नॉन अलाइड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब ना वो अमेरिका की ओर ना वो सोवियत यूनियन की ओर झुक रहा था, बल्कि इस क्राइसिस में वो पूरी तरीके से इजिप्ट को सपोर्ट भी कर रहा था। और उसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि ऑयल इंपोर्ट। अगर गल्फ कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन रख पाते हैं तो इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ऑयल इंपोर्ट के लिए। तो ये था स्विस क्राइसिस। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेंगे। और हाँ, आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।